नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बैंक वालों को भी रश्क हो रहा है कि काश उनके बैंक में कोई इतने नोट जमा कराता तो उनकी भी चांदी हो जाती। मगर कानपुर वाले जैन साहब के तो शौक ही निराले थे। उन्हें बैंक पर कतई भरोसा नहीं था। उन्होंने तो घर में ही तिजोरी बना रखी थी। यही वजह है कि घर में नोटों की बोरियां जमा करा रहे थे। लेकिन नोटों की बोरियां इतनी ज़्यादा थी कि घर छोटा और कम पड़ने लगा। इसी के बाद जैन साहब ने घर का नक्शा ही बदल डाला। अब नए नक्शे में घर में कमरे या फिर ड्राइंग रूम नहीं, बल्कि सिर्फ तहखाने ही तहखाने थे। एक 120 घंटे की मैराथन छापेमारी। पचास घंटे चली लंबी पूछताछ। सौ से ज्यादा अफसरों का भारी भरकम लवाजमा। डीडीजीआई, सीबीआईसी और आईटी की अलग अलग टीमें। और इत्र कारोबारी पीयूष जैन का तिलस्मी साम्राज्य। ये है ऑपरेशन बिग बाजार। कानपुर वाले जैन साहब के ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन ठिकानों से निकली अकूत दौलत और उससे जुड़ी कहानियां अब भी लोगों को हैरान कर रही हैं। आम लोगों की बात छोड़िए, डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीडीजीआई की टीम में शामिल ज्यादातर अफसरों तक की जिंदगी में ये पहला मौका है जब उन्होंने एक साथ इतना कैश और इतनी दौलत देखी है। सवाल यह है कि आखिर पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले मकान से अब तक हुई छापेमारी में कुल कितनी रकम और प्रॉपर्टी बरामद हुई? तो जवाब है, ये टोटल सीजर यानी कुल बरामदगी 213 करोड़ 45 लाख रुपए की है। इनमें कैश, सोने चांदी की ईंटें, चंदन का तेल और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। पीयूष के कानपुर वाले मकान से कुल 177 करोड़ 45 लाख रुपए मिले हैं, जबकि कन्नौज वाले उसके पुश्तैनी मकान से 19 करोड़ रुपए के नोट मिले हैं। इसके अलावा 23 किलो सोने की ईंटें हैं, जिनकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। उसके घर से 600 किलो चंदन का तेल भी मिला है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। इस तरह डीडीजीआई की टीम ने कैश और मटेरियल मिलाकर कुल 213 करोड़ 45 लाख रुपए की बरामदगी की है। अब सवाल यह है कि आखिर पीयूष जैन ने इतनी दौलत कैसे इकट्ठा की और इन्हें अब तक अपने घरों में कैसे छिपा कर रखा? तो इसकी कहानी भी कम हैरान करने वाली नहीं है। पीयूष के घर में अलमारियों, लॉकरों, बक्सों और बोरियों में कैश और गोल्ड जैसी चीजें तो ठसाठस भरी ही थी। छप्पर फाड़ कमाई का हाल कुछ ऐसा था कि एक वक्त में कैश रखने के लिए उसे अपने कानपुर और कन्नौज वाले दोनों मकानों में जगह कम पड़ने लगी। बक्से छोटे पड़ने लगे और तब उसने अपने कन्नौज वाले पुश्तैनी मकान में तहखाने और खुफिया लॉकर बनाकर उनमें नोट रखने की शुरुआत की। डीडीजीआई सूत्रों की माने तो उसने कन्नौज के अपने मकान में कैश छिपाने के लिए 2 खुफिया तहखाने बना रखे थे और इनमें नोटों से भरी बोरियां थी। इनमें एक तहखाना एक बाथरूम के अंदर था, जबकि दूसरे का रास्ता बेडरूम से खुलता था। बाहर से देखकर दोनों ही तहखानों के बारे में अंदाजा लगाना एक नामुमकिन सी बात थी और इसीलिए बाहर वालों की बात छोड़िए, खुद पीयूष के सभी घर वालों तक को उसके इस पूरे के पूरे खुफिया खजाने की खबर तक नहीं थी। पीयूष के ठिकानों पर 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को छापेमारी की शुरुआत हुई।
छापेमारी में डीडीजीआई और इनकम टैक्स के अलावा सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऑफिसर भी शामिल हुए। चूंकि ये एक बेहद खुफिया और अहम ऑपरेशन था, इसे नाम दिया गया ऑपरेशन बिग बाजार। और जैसे जैसे बिग बाजार की कार्रवाई आगे बढ़ती रही, नई नई जानकारियां और खुलासे होते रहे। एक साथ इतना कैश देखकर कुछ देर के लिए तो जांच करने वाले अफसरों का दिमाग भी चकरा गया था। उन्हें नोट गिनने के लिए न सिर्फ 20 से ज्यादा मशीनों की मदद लेनी पड़ी, बल्कि स्टेट बैंक के अफसरों को भी बुलाना पड़ा। इसके बाद डीडीजीआई ने उसके दोनों घरों से बरामद हुए कैश, गोल्ड और दूसरी कीमती चीजों को सीज कर लिया और उसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चूंकि छापेमारी के दौरान पीयूष पहले दिन से ही इन एजेंसियों के पास मौजूद था और उससे ये टीमें 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी थी, लिहाजा उसे अलग से रिमांड पर नहीं लिया गया और गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन ये तो रही 3 एजेंसियों की कहानी। पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद 23 किलो सोना अब उसके लिए नई मुसीबत बन गया है। दरअसल इन सोने के बिस्किट और ईंटों में कुछ ऐसे हैं जिनका सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश की गई है। ये ईंटें विदेश में बनी हैं। ऐसे में शक है कि इस सोने को दुबई और दूसरे देशों से स्मगल करके यहां लाया गया है और यही वो बात है जिसने डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का इंटरेस्ट भी इस केस में पैदा कर दिया है। डीआरआई ने उसके ठिकाने से बरामद सोने और चंदन के तेल के नमूने अपने कब्जे में ले लिए हैं। शक है कि पीयूष को ये सोने की ईंटें विदेश से उसके प्रोडक्ट यानी इत्र या फिर उसके रॉ मटेरियल के बदले में मिली है। लेकिन आखिर कस्टम ड्यूटी चुकाए बगैर ये ईंटें उसके ठिकाने तक कैसे पहुंची, डीआरआई यही जान लेना चाहती है। चूंकि मामला बेहद बड़ा है, कैश की बरामदगी अपने आप में एक कहानी है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी इस मामले की तफ्तीश में शामिल हो सकती है। फिलहाल ईडी ने इसके लिए डीडीजीआई को एक खत लिखकर इस केस से जुड़ी तमाम जानकारियों के अलावा पीयूष जैन का अरेस्ट मेमो भी मांगा है ताकि केस की बारीकियों को समझा जा सके। हालांकि ईडी का कानून कुछ ऐसा है कि डीडीजीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करती तब तक ईडी इस जांच में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि ईडी को मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए उसका प्रीडिकेट ऑफेंस यानी विधेय अपराध होना जरूरी है। यानी मामले का पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आना जरूरी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच कर रही डीजीजीआई को एक पत्र लिखकर इस केस और पीयूष जैन से जुड़ी सभी जानकारियां मांगी हैं। सूत्रों की माने तो ईडी इस मामले में जल्द ही केस दर्ज करना चाहती है, क्योंकि अधिकारियों को शक है कि जिस भारी मात्रा में इस पूरे मामले में कैश बरामद हुआ है, कहीं न कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल हो सकता है। अब बात पीयूष जैन के पर्सनल प्रोफाइल की। इतना बड़ा धन कुबेर होने के बावजूद पीयूष के जिंदगी जीने का जो तरीका था वो हैरान करने वाला था। वो अक्सर एक पुराने स्कूटर पर चलता था और उसके पांव में हवाई चप्पल होती थी। यहां तक कि वो साधारण से कपड़ों में हवाई चप्पल पहनकर फंक्शंस और शादियों में भी चला जाता था। और यही वजह है कि लोगों को उसके पास इतनी बड़ी दौलत होने का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर। हालांकि वो ज्यादा घुलने मिलने वाले लोगों में भी नहीं था। उसका फलसफा न किसी से दोस्ती और न किसी से बैर वाला था। कन्नौज में उसके पड़ोसियों की माने तो उसके दादा फूलचंद जैन का कपड़े की छपाई वगैरह का कारोबार था, जबकि पीयूष के पिता केमिस्ट थे। पीयूष और उसके भाई ने कानपुर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने अपने करियर की शुरुआत मुंबई की एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर की।
लेकिन केमिस्ट्री पर अच्छी पकड़ होने की बदौलत उसने साबुन और डिटर्जेंट वगैरह के लिए कंपाउंड बनाने की शुरुआत कर दी और बाद में गुटखा और पान मसाला के कारोबार से भी जुड़ गया। इन दिनों वो कानपुर के सबसे बड़े कंपाउंड सप्लायरों में से एक था। पीयूष के 2 बेटे और 1 बेटी है। पहले पीयूष सारा काम कन्नौज से ही करता था, लेकिन धंधा बढ़ने के बाद वो कानपुर पहुंचा और यहां से उसने नई शुरुआत की। कानपुर से रंजय सिंह और संतोष शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के बावजूद कानपुर वाले जैन साहब ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रह पाएंगे। 100 से ज्यादा अफसरों की टीम और अलग अलग एजेंसियों के लोगों ने घंटों तक जैन साहब के घर छापा मारा, उनसे घंटों पूछताछ की, घंटों नोट गिने और इसके बाद जैन साहब को जेल में डाल दिया। मगर अब आगे क्या होगा? तो अगर कानून और आयकर विभाग के नियमों और धाराओं के हिसाब से चला जाए तो जैन साहब ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रह पाएंगे, बल्कि वो फिर जल्द ही आजाद होंगे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद तो हो गए, लेकिन अब पीयूष जैन का क्या होगा? इतने रुपए कहां जाएंगे? इसका कोई भी हिस्सा पीयूष जैन को वापस मिलेगा या नहीं? क्या उसे जेल में ही रहना होगा या फिर उसे जमानत मिल जाएगी? ये तमाम सवाल अब लोगों के जहन में है। डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस रिकवरी को लेकर कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें उसने इसे टैक्स चोरी का मामला बताया है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि पीयूष जैन इस टैक्स चोरी के बदले में पेनल्टी या जुर्माना भरकर इस शिकंजे से बाहर आ सकता है। पीयूष के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान एजेंसीज ने उससे इन रुपयों के सोर्स को लेकर पूछताछ की थी, लेकिन पीयूष इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं दे सका और तब एजेंसी ने इसे टैक्स चोरी का मामला बनाकर पेश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने पेनल्टी और इंटरेस्ट मिलाकर करीब 52 करोड़ रुपए की रकम आंकी है, जो पीयूष जैन को डीजीजीआई के हवाले करना है। हालांकि ये रकम सीज की गई रकम से अलग से जमा करानी पड़ेगी और यही फिलहाल जैन के लिए एक बड़ी मुसीबत है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि अगर ये मामला पहले ही दिन पूरी तरह से इनकम टैक्स के हवाले कर दिया जाता तो मामला ब्लैक मनी यानी काली कमाई का बनता और तब इस पर टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब मिलाकर रकम 100 करोड़ से भी ज्यादा का बनता। सूत्रों की माने तो शिखर पान मसाले पर सिर्फ 3 करोड़ 9,000 की टैक्स चोरी का मामला बनाया गया और उसने देनदारी कबूल करते हुए रुपए भी चुका दिए और इस तरह वो कानूनी शिकंजे से बाहर निकल गया। अगर इनकम टैक्स के नियमों की बात करें तो अघोषित आय पकड़ी जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी नियम है, जिसमें टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाई जा सकती है। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद 200 करोड़ रुपयों में से उसे कुछ भी वापस मिलना मुश्किल है। ऊपर से टैक्स और भरना पड़ सकता है। अघोषित संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स ज्यादा से ज्यादा 33% तक लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। उसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस तरह देखें तो 200 करोड़ रुपए में से 66 करोड़ रुपए टैक्स हो जाएगा और अधिकतम 132 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कुल 198 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी 200 करोड़ में से 198 करोड़ रुपए वापस मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस को इनकम टैक्स नहीं बल्कि डीडीजीआई ने टैक्स चोरी का मामला बनाकर पेश किया है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ प्रिवेश डी पांडे, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।